बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में दो अंदोहनाक वाक़े हुए जिनके नकूश जो हैं वो मिट नहीं पाएंगे दिलों से, दिमागों से, और बसारतों के अंदर जिन्होंने वो मनाजिर कैद कर रखे हैं उनसे जानिए। जिन्होंने सकूते ढाका को देख रखा है उनसे पूछिए। जिन्होंने APS पेशावर का मंजरनामा देखा है उनसे पूछिए कि वहाँ पर जो लोग आए थे दरिंदगी में वो मुनहमिक थे। न सुर्ख आंधी चली थी कोई, न कोई गैबी सदा ही आई, न कोई अबरे मतीरे रहमत कहीं से आया जो आतिशे जुल्म पर बरसता। ये आग नमरूद की लगाई हुई नहीं थी कि बुझ के गुलजार में बदलती। धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम चेहरे। वो कॉम्पलें जो फूट ना पाई, उनका क्या तज़किरा हमारे सियासतदानों की ज़बान पे आता है? क्या हमने माजी से कुछ सीखा है और मुस्तकबिल की हिकमत ही उस तरीके से तय की है? इसी से बात का आगाज़ करते हैं, फिर सियासी मंजरनामे पर जाएंगे। राना साहब, सकूते ढाका से लेके APS पेशावर और वहाँ से लेके आज के दिन तक हमारे सियासतदानों का किरदार और बेहतरी के इम्कानात, उसका तकाबुली जायज़ा क्या लेता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, जहाँ तक आपने जो बात की सकूते ढाका से लेकर और आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, इससे अगर हमारे सियासतदानों ने कुछ एक सीखा होता, सकूते ढाका से सीखा होता, तो मुल्क आज बुलंदियों पे खड़ा होता। आज नफ़रतों की दीवारें ना होती, आज आपस में सूबाई असबियत का नारा ना लग रहा होता, आज पाकिस्तान की मौशत बिल्कुल तब्दील होती। और उसके बाद उस वाक़या जिसने हर शख्स को रुला दिया, अगर उस वाक़े से कुछ सीखा होता तो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ होता। हमारे यहाँ कोई किसी का सहूलतकार ना होता, यहाँ पर कोई किसी का तर्जमान ना होता, यहाँ पर कोई भी किसी को अपने यहाँ पनाह ना देता। लेकिन बदकिस्मती क्या, आज के दिन मुझे अफसोस हो रहा है यार सर, इतनी बड़ी सियासी जमातें, इतने बड़े इज्तिमा, इतने बड़े इंटरव्यूज़, घंटा TV पर लेक्चर, सारा कुछ कर रही हैं। कितने लोगों ने सकूते ढाका की बात की, कितने लोगों ने आज आर्मी पब्लिक स्कूल की बात की, कितने लोग, कितने सियासतदान उन शहीद बच्चों के घरों में गए, कितने लोग आज ये अहद करवाया अपनी जमातों में कि आज के बाद सकूते ढाका जो है इस जैसा वाक़या नहीं होने देंगे। आप कहते हैं कि सीखा, नहीं सीखा। हमारे सियासतदान ने पता क्या सीखा है? आओ एक दूसरे की टांगें किसना खींचनी है, जो इक़्तिदार में बैठा है उससे इक़्तिदार किसना छीनना है, किस पर क्या इल्ज़ाम लगाना है, किसके लिए क्या मुकदमात तैयार करने हैं, किसको किस तरीके से कहाँ पे लेकर जाना है, ये सीखा बस। यहाँ पर और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने कहते हैं यहाँ पर सरे बाज़ार जो है ना, हर वो चीज़ बिकती है जिसको मेरिट पर मिलना चाहिए। यहाँ पर सरे बाज़ार हर वो चीज़ मिल जाती है जिससे हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद चाहिए। लेकिन वो किन को मिलती है? उनको मिलती है जो ताकतवर है, उनको मिलती हैं जो इक़्तिदार में हैं, उनको मिलती हैं जो इक़्तिदार में जाने वाले होते हैं। बस इतना सा है। इस कौम ने सीख लिया है, सियासतदानों ने नहीं सीखा। वो कहते हैं ना, ये वो बाज़ार हैं जिसमें फ़रिश्ते आके बिक जाएं। यहाँ हर चीज़ बिकती है, ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे, वही ख़रीदो फरोख्त चल रही है, बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे ये चल रहा है कि फ़लाने को गिरा दो, फ़लाने को उठा दो, फ़लाँ को अपनी जमात में ले आओ, फ़लाँ को निकाल दो। क्या खा रहे हैं यासर यार, ये कैसा मुल्क है? मैं बड़ा एक सिंपल से आपको एक मिसाल देता हूँ। आज पंजाब के एक साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं अब्दुल्ला सुंबर, आपको याद होगा, सेक्रेटरी, पर एक ग्रेट आदमी थे। मुझे आज जब पता चला कि वो बंदा बेचारा दिल का दौरा पड़ा, तो अल्लाह के अपने अदालत में पेश हो गए, दुनिया से चले गए। और उसके मतलब मशहूर था कि ना या वह करप्ट है, ना उसने कभी रिश्वत ली, ना कोई ऐसा काम किया। उसकी फैमिली आज के दिन तक भी सरकारी घर जो अलाट हुआ, जिसकी अलाटमेंट का हुक्म हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को आज के दिन तक भी वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। आज के दिन तक भी स्टिल नहीं शिफ्ट किया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात यह है कि यहाँ पर सियासतदान को मिल जाता है, वो जिंदा होता ब्यूरोक्रेट शायद मिल जाता, मरने वालों की फैमिली को पूछता कोई नहीं है। यही शोहदाए
जो पेशावर थे ना, पेशावर ही का कहूँगा 16 दिसंबर वाले, उनको भी नहीं मिल रहा। ये उन शहीदों को भी नहीं मिल रहा जो दहशत गर्दों के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे देते हैं। सकूते ढाका के बाद ये सिलेबस बन जाना चाहिए था, इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाना चाहिए था। सकूते ढाका और सकूते पेशावर, ये दोनों दिनों को, लेकिन हमने कभी सोचा, हमने कभी जाना नहीं। हम तो सियासतदान हैं, हमने अपनी दुकान चलानी है, हमने अपनी दुकान पर चाहे जहां से मर्जी चीज़ खरीदे, चाहे इस मुल्क को बेचकर खरीदे, इस अपना ज़मीर किसी का खरीदना हो, किसी की अना को खरीदना हो, अपने ज़मीर को बेचना हो, ये सारा कुछ होता है। या सर छोड़ें, किसकी बात कर रहे हैं। सब सियासी मंजरनामे पे अगर बात की जाए, कल के फैसले के बाद इलेक्शन का मैदान सज चुका है, कौन सी जमात कहाँ पे होगी, क्या मंजरनामा देख रहे हैं? ये जो सियासी जमातें आपको नज़र आ रही हैं ना, जिनके इंटरव्यू रोज़ाना टीवी पे दिखाए जाते हैं, ये सारी सियासी जमातें 8 फरवरी के इलेक्शन में ना कमरों के अंदर होगी। ये इस तरह कागज़ पकड़ा होगा इन्होंने और फ़ोन कान को लगाया होगा, भाई ये क्या हो गया, ये आवाज़ें आनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप अब देखें ना, मुस्लिम लीग नून का, आपने मुझे कल कहा कि क्या फ़र्क पड़ा नून लीग को, कौन गया है? शाहिद खान अब्बासी ने कह दिया ना, ऐलान होने वाला है ना। तो शाहिद खान अब्बासी एक शख्स का नाम नहीं है, शाहिद खान अब्बासी एक सोच का भी नाम है। शाहिद खान अब्बासी के साथ एक बहुत बड़ी टीम है। आपका पोटोहार से तो आप हो गए ना सियासी तौर पर यतीम, सिंध से आप वैसे नहीं है। KPK के अंदर आप मौलाना फजलुर रहमान के हैं। एक दिन पहले आपको पता ना, मेहताब अब्बासी छोड़ गया ना इनकी लीग को। जब अरूज में जिस जमात को आप देखते हैं, जब उनके लोग छोड़ना शुरू कर दें, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा बात किसी ना किसी तरफ जा रही है। फिर आप इस बात को ज़हन में रखिएगा, क्या बचत के ज़रिए इनके पास नहीं है। आप सियासी मैदान सज गया, पहलवान उतरेंगे, ज़रा इलेक्शन के कागजात जमा होने दें, लेकिन ये और कागजात वापस लेने दें। फिर ज़रा इन बड़ी पार्टियों को, मैं सब बड़ी पार्टियों का कह रहा हूँ, फिर ज़रा इन बड़ी पार्टियों को देखिए। बड़ी पार्टियों में कौन सी पार्टी? मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने अपने तरफ से खुडे लाइन लगाया हुआ है ना, वो तो निकलेगी 8 तारीख को, ऐसे निकलेगी जैसे इनको समझ नहीं आती। लेकिन जो पार्टी इनके पास हैं, जो अपने आप को दावा कर रही हैं, पीपल्स पार्टी का मैं इसलिए नहीं कहता, पीपल्स पार्टी के पास तो उम्मीदवार नहीं होंगे इतने, लेकिन नून लीग के पास जो अपने आप को दावा कर रही है इतने उम्मीदवार हैं, तो फिर आप ज़रा देखिएगा तो सही ना। जिसको टिकट ना दी वो किसी और के घोंसले में होगा, और जिसको टिकट दी वो किसी और के घोंसले में होगा। आप मुझे एक बात बताएं, आज जो जहांगीर तरीन साहब ने बात की है, उन्होंने कहा हम अब बिकेंगे नहीं, यही कहा ना उन्होंने कहा हमें एक बिकना या हमें टालना या हमारा सौदा, ये मत सोचे। ये उस जुबान में उन्होंने कहा कि अब कोई हमें कुर्बान कर देगा, ये भी नहीं होगा। हमें बराबरी की सतह पर सीटें दें। अब हुमायूं अख्तर खान को दें सीट डिफेंस से, किसको करेंगे आप? डिफेंस से उसको दें। ख्वाजा साद रफीक साहब किधर जाएंगे? आलिम खान साहब को गरिशा से दें। सरदार यासाद साहब किधर जाएंगे? इसी तरह बाकी लोगों को ये अभी देखें तो सही भाईजान, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। नहीं, जब आप ये देखिए कि बातचीत अभी हो रही थी PMLN के साथ, उस वक्त हुमायूं अख्तर खान साहब नहीं आए। अब वो बातचीत, एक मुकदमा तो रखा है ना, अब उसमें से अप्रूवल क्या होता है या डिसएग्री क्या करते हैं, ये तो बाद में पता चले। ये जो आ रहे हैं उसके बाद वो हुमायूं साहब ऐड हो गए, तो अब वो उनका मुकदमा किस चक्कर में रखेंगे? अभी तो पहला मुकदमा चल रहा है। भाईजान बड़ी अजीज़दारी है जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। जो आएगा ना, जो आ रहा है या जिसे लाया जा रहा है, वो किसी की मान रहा है, कुछ अपनी मनवा रहा है, ये आप ज़हन में रखिए। खान साहब ने सियासत करनी है ना, हुमायूं अख्तर खान है, जी तो इलेक्शन के बगैर क्या सियासत करेंगे? वो सियासत करनी है तो पार्टी में शमूलियत। तो मुझे बताएं, वो दीगर तो दूसरों की तरह कह देते 4 दिन बाद आए या 6 दिन बाद आए, वो 20 दिन बाद आए, अभी तो कागजात जमा होने हैं ना, अभी तो बड़ा कुछ होना है। तो क्या करेंगे भाई? ये तो होता है भाई। ये मैं तो कह रहा हूँ, सब्र तो करें, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। फिल्म का ट्रेलर इतना खौफनाक होना है कि उसके बाद लोगों ने कहना ये फिल्म जो है, ये पहले हाफ में ही इस फिल्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। चल देखते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान तो हो चुका, 20 के बाद गहमा गहमी का भी आगाज। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। कहीं नहीं जाएगा सेवेदास।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे कल का फैसला जारी हो चुका और कल के फैसले पे चीफ जस्टिस के ये अल्फाज के मैं जाना चाहता था, मैं छुट्टी पे जाना चाहता था, लेकिन ये एक आईनी मसला था इसलिए रुका हूँ। और लाहौर हाई कोर्ट को बाकायदा तौर पे ये ताकीद कर दी गई कि आरओज़ और DROज़ के मुतालिक वो कोई फैसला नहीं करेंगे और इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कल ही के दिन इंतखाबी शेड्यूल का भी इजरा हो गया, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, उसी को तूल देते हैं। सियासी जमातें क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो मौजूदा मंजरनामे में और इससे साबिका और लाहिका अगर देख लें, तमाम मामलात अदालतों पे जाते हैं और सियासी फ़ैसले भी अदालतों में हो रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे फ़ैसले भी अदालतों में हो रहे हैं। इदारा जाती पॉलिसीज़ के ऊपर किस हद तक मुस्तनद हैं या किस हद तक उसमें तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये तर्ज़ सियासत, ये मंजरनामा अगर वज़ा किया जाएगा तो मुस्तक़बिल में इसके असरात अवामी जहनों पे क्या पड़ेंगे और इंतज़ामी तौर पे क्या भुगतना पड़ेगा। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सारे फैसले अदालतों से हो रहे हैं, वो तब से लेके अब तक देख लें तहरीक अदम एतमाद से लेके, तो ये तमाम मंजरनामे में हर वक्त अदालतों का रुख किया जाना, हर एक बात के ऊपर वहाँ पर डिस्कशन होना, इंतज़ामी तौर पर हम कमज़ोर हो रहे हैं या अदालती तौर पे हम मजबूत हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारे मुल्क दूसरे भी चल रहे हैं, हमारे करीब ममालिक हैं और हमारे जैसे मुख्तलिफ इस खित्ते में मुल्क हैं, तो वहाँ तो सियासी फ़ैसले सियासतदान करते हैं और आवाम के जो फ़ैसले हैं वो आपस में मिलजुल के होते हैं। एक दूसरे का नज़रिया बनता है, राय बनाई जाती है, फिर कंसेंसस होता है। ये हमने जो तर्ज इस्तेमाल की, इससे हम अपने आप को वीक कर रहे हैं। यहाँ देखिए ना, फिर इख्तलाफ ख़त्म ही नहीं हो रहा और यही हमारी मुश्किल है कि जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने बनाया ना, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। हम तो हर बात पे झगड़ा ले रहे हैं, कहीं मुफाहमत या कोई अंडरस्टैंडिंग वाली पॉलिसी या एक दूसरे की बात को एकोमोडेट करने वाले तो हमारा रहा नहीं मिजाज। तो इस तरह तो हम देखिए अपने आप को वीक कर रहे हैं, ये जमहूरी सिस्टम को वीक कर रहे हैं और लोगों पे जो कॉन्फिडेंस है ये जमहूरियत का वो शेकी हो रहा है। शेख साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये हो रहा है, लेकिन ये चल अरसा दराज से रहा है, आज से ये बात तो नहीं चल रही, ये अरसा दराज से ऐसे मामला चल रहे हैं, तो कभी क्या ये मामला दुरुस्त होंगे? जी देखिए, आप मेरे साथ तो जब भी आपकी बातचीत होती है मैं तो यही कहता हूँ कि कंसेंसस बना के आपस में मुफाहमत करके एक दूसरे की अंडरस्टैंड, देखिए अगर ये नहीं करें, हमारा ओवरऑल ये डायलेमा रहा है हमारे पूरे मुल्क में। हर जगह आप देखते हैं कि झगड़े हो रहे हैं, हमारे इलाकों में हम जाके देखते हैं तो उनके आपस में देहातों में, और ये कल्चर ही बन गया है, ये कचहरियों में और थानों में जो मामला है, इससे मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना। मकसद तो ये है कि कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह कर रही है वो फ़ौरन हल कर रही है ना, हल निकल रहे हैं ना। आखिर चीफ जस्टिस कादी ईसा साहब कल उन्होंने बड़ा अपना टाइम लगा के और उन्होंने पैनिक में ये बात हुई, अचानक होया ना कि आना था, स्केड्यूल अनाउंस होना था, वो सारे का सारा इलेक्शन टर्माइल में पड़ा जाता है ना, ये आगे चला जाता और फिर एक नई डेट्स आती नहीं। तो, अच्छा, तो शेख साहब आप अदालतों की बात कर रहे हैं कि अदालतों से ये फैसले हो रहे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को एक फुल बेंच, वो जो है लार्जर बेंच, उसे तश्कील दिया हुआ था। आज उधर पेशावर हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर की तारीख दे दी कि इसी DRO और ROs के मामले को देखा जाएगा। तो फिर ये मजमूई तौर पर अगर तासुर देखें तो वो सूरत हाल तो हर जगह मुख्तलिफ दिखाई दे रही। देखिए, लेकिन इससे पहले भी तो यही होता है, क्या हम तमाम अपनी ब्यूरोक्रेसी पे या हम अपने सिविल जो ऑफिसर्स हैं उनके सारा नो कॉन्फिडेंस कर देंगे? किस किस जगह आपको पूरा मुल्क तो वही चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट हमारे चला रहे। अगर हमें उन पे, इससे पहले भी पिछला 2018 का इलेक्शन हुआ, मैं ये नहीं कहता जुडिशरी से भी लेने चाहिए थे ये आपको, अगर वो दे देते और अगर हमारे इंतज़ामी ढांचे थे, तमाम लोग हमारे तमाम जो इदारे हैं वो उन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
और अगर हमने सब पे अपने इदारों पे ही नो कॉन्फिडेंस शुरू कर दिया तो मुझे बताइए मुल्क का कोई ना कोई तो हल बता दे ना, मिलजुल के बता दे क्या हल निकलेगा। एक दूसरे पे जो भी इलेक्शन के भी रिजल्ट आएंगे वो कोई पार्टी हारने वाली तो मानेगी नहीं उसको। तो उस पहले हमें एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकानमी कम से कम अपने मुल्क के मफाद के लिए क्या हालत क्या है मुझे ये बताइए ना, कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिनकी 40% लोग गुर्बत के लकीर के नीचे हैं। हमारे 24 करोड़ लोगों में से तकरीबन 9.5 करोड़ लोग 40%, 100 में से 40 गुर्बत की लकीर के नीचे। हालांकि पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 800 करोड़ है और 66 करोड़ गुर्बत की लकीर, यानी 8% दुनिया पूरी की एवरेज है। और ये वाहिद मुल्क है, बजाय चाइना ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दी है। हमारा ये सारे जो हमारी हुकूमतें हैं और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अपनाया हुआ है और जो टर्माइल का हो रहा है उससे हुआ क्या है। हमें तो बड़ी अच्छी बात आपने की। हर पार्टी को ये बात कर, बस एक फिक्रा, हर पार्टी को ये मैनिफेस्टो देना चाहिए कि अगले 5 सालों में कितने लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। 9 करोड़, 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ लोगों में से, या 2-2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, कितने बच्चों को हम ये कहेंगे कि स्कूल न जाने वालों की तादाद कम हो। हम तो अपने झगड़ों में पड़े हुए, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा। अच्छा, आप कुछ बात कर रहे थे जी राना साहब। इस पाकिस्तान में 3 जमातें, 2 जमातें और तीसरा मार्शल लॉ का दौर। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, इन 2 जमातों की शुरू से लेकर कभी उसकी हुकूमत रही। बीच में कुछ मार्शल लॉ आ गया, मुशर्रफ साहब आ गए, ज़ियाउल हक साहब आ गए, अयूब खान साहब आ गए। हुकूमत सियासी तौर पर जमहूरी तौर पर देखी जाए तो 2 जमातों की ज़्यादा हुकूमत रही। अगर ये 2 जमातें ही आगाज़ से अपना मनसब ये बना लेती और स्टाइल ये बना लेती और मिशन ये बना लेती तो मैं समझता हूँ आगे जाके भी होता। क्या आप इसमें जुम्मेदार इन 2 जमातों को भी करार देते हैं कि नहीं? मैं लाजमी तौर पे जिम्मेदार करार देता हूँ। मैं करार देता हूँ तमाम ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी। देखिए, एक बात आप तवज्जो से सुनिए कि 1947 में हम आज़ाद हुए, उस वक़्त हमारे हिस्से में जो इलाके आए ना वो डेवलप भी नहीं थे, उनमें एजुकेशन भी नहीं थी। और इंडिया के पास ज़्यादा कल्चर्ड, ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा एजुकेटेड इलाके जहाँ की इंडस्ट्री भी लगी हुई थी। लेकिन 1970 तक पहले 23 साल क्या हुआ, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था इंडिया से, हमारी ग्रोथ डबल थी इंडिया से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी 1990 तक भी मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान से इंडिया 4 गुना था। आज इंडिया की इकानमी 13 गुना हो गई है। वो मुसलसल तरक्की कर रहे हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे ही इलाके में, हमारे ही पड़ोस में, बांग्लादेश में और इंडिया में हो रही है। तो हम क्या ये झगड़े में हमने रिजल्ट क्या लोगों को क्या दिया? मुझे छोड़िए, कोई भी बरसर इक़्तिदार आया, जो पार्टियां आई, उन पार्टियों को भी हमको सोचना चाहिए ना बैठ के कि हमने जो वादे किए, जो हम कह रहे हैं, अभी भी मैनिफेस्टो तो मुझे किसी पार्टी का नजर नहीं आ रहा। हमने सबको, लोगों के लिए भी तो कोई देखना है ना, महंगाई कहाँ दूर करनी है, कहाँ बेरोजगारी दूर करनी है, कहाँ बिजनेस हमारा फरोग पाना है, कहाँ हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी है, कहाँ हमने अपने पड़ोसियों से रिलेशंस, हर जगह तो हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ इंटरनल नहीं है, डोमेस्टिक, हम अपने एरिया में भी देख लें, पूरे इलाकों में हम एक दूसरे इख्तिलाफात ख़त्म ही नहीं कर रहे। क्या वजह होगी ये? क्यों हमें मफाहमत नहीं आ रही? क्या वजह है कि हमें सबसे, ये नहीं है कि सिर्फ हमारा कसूर है, कसूर पड़ोसियों का ज़्यादा होगा, लेकिन फैसला तो करना है ना, हमें तरक्की तो करनी है ना। अब बताइए कि यही जो मुसलसल हुकूमतें बन रही हैं, यही मार्शल लॉ भी आए, उसके बाद हमारी सिविलियन को, मैं अपना सारा कारोबार छोड़ के ये सोच के कि मैं जाके वहाँ पे कुछ हम करेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ सियासी भी कुछ नहीं हो सकता। नहीं शेख साहब, फिर क्या समझते हैं कि ये तब्दीली कब आएगी? लोगों की ये तब्दीली कब आएगी? कोई दूसरी बार, कोई चौथी बार, कोई तीसरी बार, कोई दूसरी बार बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद अवामी जलसों में या अवाम को मायल करने की बजाय एक दूसरे के साथ नंबर गेम्स के ऊपर, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत हो रही हो और अवाम को शामिल ना किया जा रहा हो, तो क्या खाक बेहतरी आनी?
ये आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, बेहतरी आ भी नहीं रही और बेहतरी के आगे अल्लाह करेगा, हम तो बड़ी तवक्को कर रहे हैं। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर जो फिर मुस्लिम लीग का था ना, ये नहीं कि मेरी पार्टी है, कंपैरेटिवली हम दूसरे दौरों से बेहतरी हुई। अब बात ये है कि आवाम का ना इस वक्त कॉन्फिडेंस ही पार्टियों से ख़त्म हो गया। ये आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी वो इलेक्शनों में नहीं है जो हुआ करती थी। हमें मिलकर बैठना है और मियाँ साहब ने आके ये कहा ना कि मफाहमियत हम करेंगे, तमाम पार्टियों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। अगर हम यही रहे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे तो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें सबको मिलकर सोचना है। मैं तो पहले दिन से आपसे जितने भी प्रोग्राम किए यही कहता रहा हूँ ना कि इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अभी भी हमारी ग्रोथ क्या है, 1-2% है। जो महंगाई, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ हो नहीं रही। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 15% हमारी कौमी आमदनी की होती है। एक्सपोर्ट हमारी 8% है कौमी आमदनी की। रेवेन्यू हमारा 8% है सिर्फ कौमी आमदनी का। हमारे यहाँ छोटों को, SMEs को कर्जा नहीं दिया जाता, बड़े ही लोगों को कर्जा दिया जाता है, बेनिफिट भी उन्हीं को। ये सब वो हमें मिल के क्यों, मैं पॉलिटिक्स में ये सोच के तो नहीं आया था कि जो मैं जगह जगह गली गली धक्के खा रहा हूँ। 31 साल हो गए। मकसद शेख साहब आपकी बात, शेख साहब तकलीफ होती है। शेख साहब आप दुरुस्त कहते हैं, हमेशा यही बात होती है। जी जी। आज का दिन बड़ा एक अहम दिन है। आज के दिन कुछ चीज़ों पे तजदीद अहद का दिन भी था, कुछ चीज़ों पे दीगर मामला देखने का दिन भी था, लेकिन बदकिस्मती से जो बड़ी सियासी पार्टियां उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रही हैं, जो उम्मीदवारों के लिए बाकी कुछ कर रही हैं, किसी सियासी जमात ने आज के दिन, आपको पता ना आज का दिन कितना अहम दिन है, आज के दिन कुछ नहीं किया उस पर। जी जी, बहुत अहम। क्या वजूहात है? बहुत अहम दिन है। क्या वजूहात है कि हम भूल जाते हैं? आप दुरुस्त नहीं जी, हम मकसद ये है कि हम जल्द भूल भी जाते हैं, उसको याद भी नहीं रखते जो को हालात हमारे गुजरे हैं। लेकिन इसी 16 दिसंबर की मुनासबत से जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ और हमने जो वहाँ पे टारगेट्स बनाए, जो कि हमने अपने रखे थे कि फ़लाँ एक्शन लेने हैं, वो एक्शन भी तो कंप्लीट नहीं हुए ना। हमने अपने अंदर, हमें सबको मिल के मुल्क की बेहतरी के लिए, देखिए अपनी रात सबको इम्पॉर्टेंट होती है, कोई शक नहीं है, लेकिन हम जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जो अभी मुसलसल जो वाक़यात हो रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पे, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस सारे अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उसके बावजूद उस चीज़ का एहसास उतना नहीं किया जा रहा जितनी कि हमारे ये सारे इदारे जो तकलीफ से गुजर रहे हैं और जो अपनी शहादतें दे रहे हैं, जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो हम सबको मिल के अपने मुल्क के लिए सोचना है। हम तो ये तो साबित हो गया, नहीं तो तय हो गया। ये मियाँ शहबाज शरीफ ने खुद कहा अपने दौरे वज़ीर आज़मशिप में, उन्होंने कहा कि हमने सब ने गलतियां की हैं, हमें वो एहसास करके सबको मिल के बैठना है। और मुश्किलात हैं, उसका हल है, दूसरे मुल्कों ने हल निकाला है, हमारे यहाँ ये मुश्किल नहीं है। हम देखें ना, कौमी इदारे हैं हमारे जो नेशनलाइज हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, मुसलसल घाटा कर रहे हैं लेकिन हमसे, और सारी पार्टियां ये कहती हैं कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन मुश्किलात है, मुश्किलात का हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबके बैठना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है और अपनी गलतियों का इदराक रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से। अपने नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे और कल का जो फैसला है उसका मुस्तकबिल पे जो इत्तलाक होगा, उसके जो असरात होंगे, उसके ऊपर बिलखुसूस बात कर रही हैं। और साथ ही ये कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कौन सी जमात जो है वो मजबूत है और अवामी सतह के ऊपर कैंपेन के लिए किस जमात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिटेलिएशन अगर आवाम की तरफ से देखने को मिलती है, वो चाहे ये साबिका हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हो या किसी पैचअप के हवाले से हो या किसी इत्तेहाद के टूट जाने के हवाले से हो, आम आरिफ, आम नाज़र, आम शहरी, उसकी सोच और मौजूदा सियासतदान की सोच क्या एक पेज के ऊपर है या इसमें तफरीक पाई जाती है। इसी पर बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए कल के फैसले के बाद PTI तो ये कहती है कि हमने ROs और DROs
जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेने की बात की थी। जमहूरियत को डीरेल होने के लिए तो हम कतई तौर पे ऐसी दरख्वास्त नहीं दे रहे थे, लेकिन कल के फैसले के इत्तलाक के बाद जिस पे हंगामी तौर पे इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हुआ, किस जमात के लिए कितनी स्पेस है और किस जमात को कैंपेन के अंदर मुश्किलात का सामना है, बिलखुसूस आपकी जमात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात का मसला तो सिक्योरिटी से मुताल्लिक है ना, माफी चाहता हूँ। हमारी जमात का मसला तो सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, वो तो अदालत से और आरओ से मुताल्लिक नहीं है। तो हम एक बात तो करते हैं कि हमने शुरू से कहा है कि भाई हमारी जमात निशाने पर है और इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन जिन लोगों को कुछ इकदाम उठाने उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि बाजौड़ के अंदर हमारी जमात के वर्कर कन्वेंशन पर आम लोगों पर हमला हुआ और 50 लोग शहीद हो गए और 150 तक के लोग जख्मी हो गए। फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी हमले होते रहे। तो हमारे यहाँ टांक में जो हमारा मजबूत किला है ना, जनूबी अजला, जिसके अंदर ये 7 जिलाएं हंगू और कोहाट और करक और लकी मरवत और बनू और टांग और डरेसमीर खान, उसके अंदर आए रोज धमाके होते हैं और कभी पुलिस थाने पर। तो एक हमें तो ये मसला दरपेश है। बाकी आरओ जजेस हो या आरओ इंतजामिया वाले लोग हों, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो जो ऐलान हुआ या उसके दबाव पर, सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर, वो खुश आइन है ना। देखो जो निगरान है वो तो लंबी सोच कर आए थे ना, तो अब इनको महदूद वक्त में गुजारना है और दोबारा जो जमहूरियत की पटरी है उसको फिर पटरी पे चढ़ाना है। मुफ्ती साहब आपने एक लफ्ज कहा है कि निगरान लंबी सोच कर आए थे। आप ये लफ्ज कह रहे हैं, जबकि आपकी जमात तो ऐसा लफ्ज नहीं कहती। नहीं देखे ना, ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग कितने तो बूढ़े हो गए हैं इक़्तिदार के अंदर, बहुत अरसा हो गया उनको, और ये जो मरकज वाले हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो वो अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनकी उम्र में इजाफा करने में आप ही लोगों का किरदार है। आप ही लोग ये कहते थे कि कुली तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, इस तरह बंटवारे में नहीं होने चाहिए, तो उन्हें तो उम्र आपने फराहम की। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर शेड्यूल आ गया है तो बेयकीनी खत्म हो गई है ना, बेयकीनी के बादल छट गए हैं। अब तो यकीन हो गया कि इलेक्शन होने वाला है। ये जमहूरियत के लिए अच्छी खबर है, ये जमहूरियत के लिए नेक शुगुन है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। पहले भी एक दफा शेड्यूल आया था, कागजात जमा भी हो गए थे, इवन के पार्टी टिकट भी जमा हो गए थे। अब तो शेड्यूल वैसा नहीं ना होगा। तो इसका माना ये कि मैं जिस यकीनी कैफियत की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, आप उधर ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा ना अब तो शेड्यूल आ गया। शेड्यूल तो ये दूसरी दफा है। देखा, हमें कोई बदगुमानी नहीं करनी चाहिए ना। शेड्यूल आ गया है तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद लोग कागज दाखिल करेंगे, उसके बाद फिर ऐसा होगा कि वो स्क्रूटनी होगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके इंतखाबी निशानात लट हो जाएंगे। तो यही तरीका होता है जिसको आप कहते हैं कि बेयकीनी खत्म हो गई है। और तो कोई तरीका हमारे पास नहीं है ना। ये ठीक है, मैं ऐसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन होता है। हो सकता है कल इलेक्शन पोलिंग डे और आज कह दिया जाए कि ये मुश्किल हो गया है, ये इस तरह के हालात बनते, ये ठीक है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम ठीक तरफ बढ़ रहे हैं और जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन है जो इलेक्शन शेड्यूल आ गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है। आप लोग कहते हैं हमें सिक्योरिटी मसाइल हैं और बिलाशुबा आप लोगों को हैं, लेकिन आप लोग किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब पाकिस्तान में आपके मद्दे मुकाबिल और भी बहुत सी बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं और सियासी जमातों से हट के मजहबी जमातें भी मौजूद हैं, क्यों आप ही की जमात को टारगेट किया जा रहा है? देखा, हमारा स्टैंड मुल्क के साथ है ना। हमारा स्टैंड जो है वो आइन के साथ है और हमारा स्टैंड जमातों का भी, आपका जिनके साथ इत्तेहाद होता है उन्हीं का भी स्टैंड इत्तेहाद वो आइन के साथ, मुल्क के साथ होता है। उसकी तो आप नफी नहीं कर सकते। अगर आप उसकी नफी करें और आपको ये लगे कि वो आइन के साथ और मुल्क के साथ नहीं है तो फिर आपका इत्तेहाद ना हो। नहीं यासर, ऐसा नहीं है। आप आंखें बंद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोग हैं और वो जिहाद की बात करते हैं, उसके लिए वो दलाइल देते हैं कुरान और हदीस से।
और हम पर उनका दबाव होता है कि आप भी इस जमहूरियत के रास्ते को छोड़ें और आप जिहाद के रास्ते को अपनाएं। तो जाहिर है ये इसमें कितना फर्क है, ये मौका तो उसका नहीं होगा। तो जब हमारे सफ़ों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं तो फिर हमारे लिए ये बात करना मुश्किल है ना। ये मुश्किलात पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, ये मुश्किलात मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, और हमारे अलावा कोई और जमात इतना बड़ा स्टैंड भी नहीं करती है। उनके जमात इस्लामी के बारे में क्या राय रखते हैं सर? यही स्टैंड तो उनका भी होता है। इस्लामी नहीं, उनका नहीं होता। उनका कौन लोग हैं जो जिहाद की बात करते हैं? देखो हमारी जमातें वो तकसीम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद जमात है जो मुल्क की बड़ी सियासी और मजहबी जमात है। ऐसी जमात कोई और नहीं है। जमात इस्लामी के किस कोने से आवाज आई है कि हमें जिहाद करना चाहिए? हमें तो हमलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जहाद की बात हो रही है, जहाद की बात हो रही है जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, इस मौके पर तो फिर आपका मौकफ बड़ा मजबूत है ना? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना, मैं जो इस बात को मुकम्मल करूँ, मैं ये कहते हैं आप क्यों टारगेट है, मैं उसका जवाब समझा रहा हूँ कि ये माहौल किसी और जमात के अंदर नहीं है। हम पर दबाव है कि हम जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, आप आइन की बात क्यों करते हैं, आप मुल्क की बात क्यों करते हैं। तो हम सख्ती से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अभी तो खैरियतों की जरा कम हो गए हमले। शुरू के अंदर जब जमहूरियत का वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी तो उसके अंदर हमारा फतवा ही चलता था, तो वहां से रद्द अमल तो आता है। उस रद्द अमल को हमारे लिए वो जो रद्द अमल हमारे मुकाबले में आता है उसने हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा कर दिए हैं। तो हमारे इस तरह इलेक्शन करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन हम फिर भी ये समझेंगे कि जमहूरियत के लिए, इस कौम के आइन और मुल्क के लिए हम सख्ती बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल इस प्रोसेस को मुकम्मल होना चाहिए और जमहूरियत को अपने रेल पर जो डी रेल हो गई निगरानी की वजह से, उसको दोबारा पटरी पे चढ़कर सफर को शुरू करना चाहिए। चलें, आपने कह दिया सफ़र को दोबारा शुरू करना चाहिए। इलेक्शन में आप किस से इत्तेहाद कर रहे हैं? पंजाब में भी आप लोगों ने सुना सीटें मांग ली हैं, तो पंजाब हमारा है ना, हम इस मुल्क के लोग हैं। हम इंडिया तो नहीं आए कि पंजाब में हमने मांग ली है। जो पोजीशन नून वालों की यहाँ KPK में है तो वही पोजीशन हमारी पंजाब के अंदर है। तो KPK में उनको हमारी मदद की जरूरत है तो हमें भी उनकी मदद की जरूरत है। तो हम भी अपनी जमात को चारों सूबों की जमात बनाना चाहते हैं ना। अच्छा, चले सर, किन किन शहरों में आपकी जमात की मजबूती है और कौन से बड़े बड़े नाम है? कोई 5-10 पंजाब के? हमारी अटक के अंदर पोजीशन अच्छी है, बहावलपुर डिवीजन में, जनूबी अजला में, बल्कि हमारे लोग तो जीतते भी रहे हैं। ये तौनसा से और ये बहावलपुर के डिवीजन में, ये जनूबी अजला में जहाँ आप देखते हैं ना कि वहाँ मजहबी लोगों का गलबा इजाफा होता है, उसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम मजबूत होती है ना, तो हमारे पास लोग फिर करीब से जाकर वो हार जाते हैं। तो सर अगर आप लोगों की मजबूती है जनूबी पंजाब में और वहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, तो फिर तो आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दखा कर दिया कि उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए IPP से जाके और PMLQ से जाके उन्होंने सेटलमेंट कर ली। दगा तो न कहें, बस वो कोई और डिक्शनरी में लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यानी हम आपके साथ हाथ हो गया, चलें ये कह लेते हैं, आपके साथ हाथ हो गया। चलो, ये IPP वाले जो हैं वो आप समझते हैं ना कहाँ से आए हैं, कहाँ से टूटे हैं, कहाँ से जुड़े हैं। ये तो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम ये दावा करते हैं नहीं, हमें नहीं पता कहाँ से आए हैं। आप बता दें थोड़ा सा, ना यासर को पता ना मुझे पता है, हम आप ही से तो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप बहुत भूले भाले, आपको नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता, जेन्युइन बात है। तो ये इमरान खान के पास थे ना, वहां से टूट कर आए हैं ना, तो जाहिर है अब उन लोगों ने कोई ये बता सर्वाइवल तो करना होगा कि हम भी हैं या मौजूद हैं, वैसे मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी एक मजबूरी है। बहरहाल हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे नतीजे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है कि उस जमात के लोगों के साथ या उससे टूटे हुए लोगों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने PMLN ने ये लेबल लगाया था कि दूसरी जमातों से लोग उठा के लाए गए और उन्हें इस जमात के अंदर शामिल किया गया, ये लोटे हैं, ये फलां हैं, पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा गया, और उन्हीं के सामने घुटने टेके हुए? खैर, इसका बेहतर जवाब तो PMLN के लोग दे सकते हैं। हमारी राय ये कि इसको आप इस तरह न देखें, केस टू केस देखें
किस लोगों की, किन जमात के, किस इलाके के अंदर मजबूत पोजीशन है। तो ज़ाहिर है हर एक आदमी असेंबली तक पहुंचना चाहता है ना, तो वहाँ उसी इलाके के मजबूत लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये केस टू केस मामला है, एज ए होल जमातों का मामला नहीं है। अच्छा, केपीके के अंदर नून लीग, आपने कहा है कि वही पोजीशन है जो हमारी पंजाब के अंदर है, तो इसका मतलब है केपीके के अंदर नून लीग अगर अपने तौर पे इलेक्शन लड़े तो 4-5 सीटें भी नहीं निकाल सकती। फिर ये हज़ारा डिवीजन में कुछ सीटें ले लेती है, बाकी तो कहीं नजर नहीं आती। आप इसको मर्दान और सवाबी देखें तो वहां तो 5-6 पोजीशन पर भी नहीं है, और जुनूबी अजला में ये तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने हुए हैं, ये बेचारे तो गए। फिर अगर आप तावन नहीं करेंगे तो ये तो फिर वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब अगर एक पार्टी को आगे ले आए तो वज़ीर आज़म तो उनका आ जाता है, वहाँ आबादी ज्यादा होती है ना। यानी तीनों सूबों के अंदर किसी और जमात को वोट मिले और पंजाब के अंदर एक ही जमात को मिले तो वो उनका आ जाता है ना वज़ीर आज़म। यानी वज़ीर आज़म बनने के लिए चारों सूबों से नुमाइंदा होने जरूरत नहीं होता ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी पोजीशन उनके मुकाबले में अच्छी है, यहाँ नून हमारे यहाँ कमजोर है। तो अगर वो हमें वहाँ पंजाब के अंदर कोई हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी हमारा इत्तेहाद कामयाब हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं, बातें चल रही हैं और वो मुस्तनद इत्तलात हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर रहे हैं, क्या उसका बड़ा या बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पड़ेगा? हाँ, वो आदमी तो मजबूत आदमी है ना, ज़ाहिर मजबूत आदमी था, मुख्तलिफ ओहदों पे रहा, फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा। तो अगर वो मुस्लिम लीग नून से चला जाता है या उससे कोई इख्तिलाफ करता है तो इनको शॉक तो होगा, बहुत बड़ा धचका होगा, अखलाकी लिहाज से भी और वोटरों के लिहाज से भी। तो मैं तो समझता हूँ उनको राजी रखना चाहिए। चौधरी निसार से ज्यादा धचका लगेगा या कम? हाँ, उससे ज्यादा होगा ना। इन दोनों के तर्ज सियासत में फर्क है। ये शायद खाकान अब्बासी बहुत ज्यादा मिच्योर और संजीदा किस्म के आदमी है और इनकी गुफ्तगू भी बहुत पायदार होती है। तो इनको राजी रखना होगा उन्हें, और उनके जो सवालात होंगे वो भी माकूल होंगे, ऐसे नहीं होंगे। यानी वो इस तरह सवाल करते हैं जिस तरह आम वर्कर सोचता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ एक चीज़ वाज़ेह कर दें, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था। अभी आपने कहा कि अगर ये हमें पंजाब में खुश रखेंगे, राज़ी रखेंगे, तो हम इन्हें KPK में राज़ी रखेंगे, और अगर उन्होंने पंजाब में आपको राज़ी ना रखा तो फिर हम समझें कि KPK में भी आपका उनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा। तो ऐसी कोई मजबूरी तो हमारी नहीं है ना। हमने जमात अपनी तो उठानी है, इनके बैसाखी में थोड़ी उठानी है। अगर वो पंजाब के अंदर हमें कोई जगह नहीं देंगे तो हमारी फिर क्या मजबूरी है कि हम उनको जगह दें। यानी ये तो कह रहे हैं मौलाना साहब शायद ये ना कहें। नहीं, मौलाना साहब मुझसे ज्यादा अपनी पार्टी पर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं और उसके लिए सोचते रहते हैं। हमारे जमात का मिजाज ही ऐसा है कि हम ये कहते हैं कि भाई पंजाब के अंदर अगर आपने कुछ देना, इसका माना है कि आप इखलास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हम भी वही इखलास दिखाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम एक तरफा मोहब्बत तो नहीं होती ना। मोहब्बत के लिए दोनों तालियों का हिलना और हिलाना जरूरी होता है। अच्छा, आप ये सीट एडजस्टमेंट को बतौर एक सियासी वर्कर कैसा देखते हैं कि एक शख्स चुनाव करना चाहता है किसी एक शख्सियत का, दो पार्टीज मिलकर फैसला कर लेती हैं कि इसको रहने देते हैं, इस पे कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे जमहूरियत या जमहूरियत की दावेदारी वो अखलाकी तौर पे क्या ठीक रहती? खैर, अखलाकी लिहाज से ये तो नहीं कहा जा सकता कि सीट एडजस्टमेंट जमहूरियत के अंदर कोई गुनाह कबीरा है। सीट एडजस्टमेंट होती है, उसका माना ये होता है कि जहां हम खुद नहीं जी सकते वहां किसी के साथ ताउन करके अपने हम ख्याल लोगों को जितवा सकते हैं। और अगर वो ए कैटेगरी के अंदर मुझे वोट देता है तो बी के अंदर वो लेता है, तो ये तबादला होता है वोटों का। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई अखलाकी गिरावट है कि हमने सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं की। अगर कोई वोटर समझता है कि मेरा पसंदीदा उम्मीदवार हमें नहीं मिल रहा तो वो दूसरे नंबर का पसंदीदा उम्मीदवार पर अपने आप को राजी कर देना। लेकिन चूंकि हमारी जमहूरियत की तारीख रही है कि हम सियासी जमातें एक दूसरे का ताउन करते हैं, तो आप अगर ताउन के ख्यालात पर उनको लेने की एक दूसरे ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। ताउन करने पे कोई कबाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का पहला सरकारी दौरा किया और इस दौरे के अंदर वहाँ पे जियोग्राफिकल सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई, ख़ित्ते में बेहतरी लाने के हवाले से बात हुई, दो तरफ़ा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर के ऊपर बातें हुई हैं। और UN सेक्रेटरी जनरल से आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है उसमें गज़ा की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बारे में उन्हें बावर करवाया और पाकिस्तान ने सिफारतकारी के महाज के ऊपर जिस तरीके से बेहतरी का मंजरनामा रोशन करने की ये तगोदो की है, इसके असरात क्या पड़ेंगे। और ये जो पहला सरकारी दौरा है आर्मी चीफ का, इससे मजमूई तौर के ऊपर तासुर जो उभर के आएगा और पाकिस्तान के सिफारती महाज के ऊपर जो डीलिंग होगी या लॉबिंग होगी वो किस हद तक मजबूत हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। अजीज़ अहमद अवान साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीज़ साहब, आर्मी चीफ का अमेरिका का पहला सरकारी दौरा, UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, अमेरिका को इलाकाई और सलामती उमूर के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे भी आगाह करना और अपनी कोई सिफारिशात भी रखना और उनकी भी सुनना, किस हद तक पॉजिटिव तौर पे असर डालेगा पाकिस्तान पे? मैं समझता हूं कि मौजूदा जो सिपहसालार का अमेरिका का दौरा है ये बहुत ही हर हवाले से कामयाब हुआ है कि इस वक्त इस दौरे की बड़ी अहमियत है और बड़ी खित्ते में ज़रूरत थी, जबकि आप देख लें कि फ़लस्तीन का मामला भी इस वक्त एक अरूज पर है और हमारे मुल्क के माशी हालात भी इस वक्त जो हैं वो बड़े नीचे जा रहे थे, ऊपर से नया इलेक्शन भी आ रहा है। और चूंकि ये उनका पहला दौरा था तो उन्होंने अमेरिका जाके जिस तरह जिन लोगों से मुलाकातें की हैं और वहां जाके जिस तरह उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा भी लड़ा है, उन्होंने अपना माशी मुकदमा भी लड़ा है, उन्होंने पाकिस्तान के हालात भी बताए हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये हक अदा कर दिया है पाकिस्तान का कि ये पहले सिपहसालार हैं कि जिन्होंने इतनी दलेरी के साथ, इतनी जुर्रत के साथ अमेरिका जाके पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ बयान किया है जो असल पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है। और इससे पहले भी मौजूदा सिपहसालार ने आपके सामने उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, उन्होंने माशी तौर पे ताजरों से मुलाकातें की, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़कर वो जो एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने मुल्क को संभालने के, मुल्क को स्टैंड करने के लिए जो इक़दाम उठाए वो पहले कभी के ज़हन में नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो उन्होंने ये बड़े 1 साल के बाद तकरीबन उनका दौरा हुआ है और पहला दौरा है अमेरिका का, और हम इससे बड़े इत्मीनान का इजहार करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जिस तरह से नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाबियां हासिल की हैं सफारती तौर पे, आने वाले वक्त में इसके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क साबित करने के लिए और मजबूत मुल्क साबित करने के लिए बहुत बड़ा। अच्छा, ये बात तो बताइएगा जरा, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा अच्छा दौरा है, हर चीज़ ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं कि डॉलर को कंट्रोल किया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया, बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान की माशियत को किसी जगह खड़ा कर दिया। ये सियासतदान चाहे मौजूदा हों, चाहे साबका हों, चाहे कोई भी हो, ये सियासतदान जब ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या इस मुल्क के लिए इन सियासतदानों का होना ज़रूरी है? देखिए, सियासतदानों का होना भी ज़रूरी है इसलिए कि मुल्क में जमहूरी अमल को चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि राणा साहब जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इस मुल्क में आज तक किसी सियासतदान ने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि जिससे ये मुल्क आगे जाए, ये मुल्क पीछे ही बदकिस्मती से गया है। और मैं समझता हूं कि अब जो हालात थे, इन हालात में जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो काम किया है ये वाकई सियासी लोगों का काम था और उनको करना चाहिए था, और उनकी जिम्मेदारी है वो वोट लेके आते हैं, वो तो एक तबका है ना, एक तबके तनख्वाह लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो एक मुआवजे पाकिस्तान की है, लेकिन उन्होंने बतौर पाकिस्तानी इस मुल्क के बतौर नुमाइंदे उन्होंने समझा कि इस कौम ने मुझे जो ताज पहनाया है, जो मैं इस मुल्क का सिपहसालार बना हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि इस तरह ही अगर दूसरे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। आप देखें, इस वक्त के सिपहसालार ने आपको वो कामयाबियां लेके दी हैं, अपना काम छोड़ के उन्होंने दूसरे कामों में जाके, हालांकि उनके ऊपर तनकीद भी हुई है, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुल्क को मजबूत किया है। तो मैं तवक्को रखता हूं कि सियासतदान भी इसी तरह ही, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, उनके साथ शाना बिशाना चलेंगे तो मुल्क इंशाल्लाह मजबूत होगा। ये तवक्को और कितने सालों तक रखें? ये तवक्को बस वो कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद में से कुछ अच्छा निकल सकता है, दुआ गो हैं,
कि अल्लाह ताला सबको, जो इन लोगों से वोट लेते हैं और जो अपना इस मुल्क के हुक्मरान बनते हैं, उनको अल्लाह ये तौफीक दे कि वो किसी वक्त इस मुल्क की मंजिल को भी कहीं लेकर चलें। बात यह है कि मुजरम को सज़ा मिलती है जी, जुर्म करने वाले को सज़ा मिलती है, लेकिन जो लोग, जो सियासतदान हमारे ऊपर इक़्तिदार में आकर बैठ जाते हैं और पाकिस्तान की मआशरत से भी खेलते हैं, पाकिस्तान की आवाम से भी खेलते हैं, क्या इनको सज़ा कभी मिलेगी या इनको बार बार मौका मिलेगा? राणा साहब, ज़रूर मिलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि आने वाला वक्त जो है वो इंशाअल्लाह ताला कौम के लिए भी अच्छा होगा, आवाम के लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और सजाएं मिलेंगी और किसी को यहाँ पे ऐसे नहीं किस तरह सजाएं मिलेगी? नवाज शरीफ साहब बाइट से आए हैं तो उन्हें जलसे की इजाज़त दे देगी, प्रोटोकॉल दे दिया गया। देखिए, उनके जुर्म माफ हो गए या खत्म हो गए, बाद का मसला है, पहले तो पेश होना चाहिए था ना। जी, मैं समझता हूं कि होना चाहिए था, लेकिन ये है कि चूंकि उनको 2-4 दिन पहले कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था कि वो बेशक 2 दिन बाद कोर्ट में पेश आ जाएं, तो उसके पेश नज़र उन्होंने जलसा किया। अगर कोर्ट वो रिलीफ ना देती तो शायद वो ये जलसा भी ना करते और पहले कोर्ट में पेश होते, लेकिन उनके आने से पहले चूंकि एक एप्लीकेशन दायर की गई जिस पे उनको रिलीफ मिला और वो रिलीफ के बदले में उनको 2 दिन का अजाफी टाइम दे दिया गया, तो फिर उन्होंने उस मौके से फायदा उठाते हुए, चूंकि सियासी लोग हैं, तो उन्होंने अपना एक इस्तेमाल किया। अच्छा अजीज़ साहब, हमारा मौजूए बहस तो कुछ और था, लेकिन हम किसी और तरफ निकल गए हैं। लेकिन इसी से फिर जुड़ा एक सवाल मेरा भी कि आप क्या समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में है। जरदारी साहब के ऊपर केसेस हुए, नवाज शरीफ साहब के दौर में जरदारी साहब बरी हो गए, बाद में नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के केसेस हुए, वो बा के बरी हो गए, अब पिछले वज़ीर आज़म के ऊपर केसेस हैं, हो सकता है कि 2-3 साल बाद पता चले जी वो भी तमाम केसेस से बरी हो गए। तो ये केसेस का बनाया जाना और फिर उसका खात्मा और आवाम तक हर एक के बारे में यही होता है कि अरबों रुपए मुल्क के खा गए, बाद में हमें पता चलता है कि पता नहीं कौन खा गया। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती से ना हमारा निज़ाम ऐसा दुरुस्त होना चाहिए जो कि नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी के ऊपर भी नजायज केसेस नहीं बनने चाहिए, उनको गलत सजा नहीं होनी चाहिए, और जिनके ऊपर दुरुस्त केसेस हैं उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, वो कोई भी हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हर एक को अपने किरदार के ऊपर, अपने इक़दामात के ऊपर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अजीज़ अहमद अवान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।